बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, लोगों की ज़िंदगियों में रंग भरना चाहिए, खुशियाँ भरनी चाहिए, और वो सिर्फ़ और सिर्फ कलर पेंट्स के ज़रिए नहीं होती हैं। आपके किरदार से भी होती हैं, आपके अखलाक से भी होती हैं, आपके रवैये से भी होती हैं। जो इर्द गिर्द आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके मोहल्लेदार होते हैं, आपके मेल जोल वाले होते हैं, आपके घर वाले होते हैं, बच्चे, बीवी या फिर मियाँ, माँ बाप, फैमिली, जिसे हम फैमिली का नाम देते हैं, उन सब के साथ भी अच्छा रवैया रखना, खुशगवार रवैया रखना, अच्छा माहौल घर का रखना, वो भी एक रंग भरने के मानंद होता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में रंग भरना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें लोगों की ज़िंदगियों को भी खुशगवार बनाना पड़ेगा, लोगों की ज़िंदगियों में भी रंग भरना पड़ेगा, हमने अच्छा बिहेव करना पड़ेगा। खुश मिजाजी जो है ना, वो एक की है कामयाबी की और लोगों की ज़िंदगियों में रंग भरने की। तो खैर, ये तो एक छोटी सी मिसाल थी, मगर मैं अब एक ऐसे मेहमान से आपको मुतारफ़ करवाना चाहूँगी जो वाकई में असल में रंग भरने का काम करते हैं, जो स्केचिंग करते हैं, जो चारकोल पेंट से, जो ऑयल पेंट से पोर्ट्रेट बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं। बड़ा हुनर है। कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, इन आर्टिस्ट की ज़बानी इन्हीं से सुनते हैं। हमारे पास हैं साहिबजादा मुनादी अहमद। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, फाइन। वाह जी, थैंक यू फॉर कमिंग। ये बताइए, कहाँ से सीखा ये सारा आर्ट, ये पेंटिंग्स, ये चारकोल पेंट, ऑयल पेंट्स, ये सब कैसे इस्तेमाल करना, सब कहाँ से आया? बचपन से शौक़ था? सबसे पहले तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि बचपन से ही शौक़ था, जिसको फिर मैं आगे लेके चला हूँ, और फिर इसके अंदर मैंने मज़ीद जो है इसको मैंने अपने इन्हेंस किए, अपने जितने भी जो मेरे टैलेंट था। तो शुरू से यही है कि बचपन से शौक़ था, ड्राइंग से लिया, स्टार्ट किया, और अब ऑयल पेंट को मैं लेके चल रहा हूँ। और जो मेरा जो इस टाइम मेजर जो स्टाइल है वो चारकोल है। चारकोल आर्ट में जो है वो मेरा सबसे जो इस टाइम मेन है वो मेरा चारकोल है। लेकिन मैं मुख्तलिफ मीडियम से मेरा काम होता है, बॉल पेन, पॉइंटर्स, चारकोल, कुछ भी। बेसिकली आर्टिस्ट का एक यही फ़न होता है कि उसके हाथ में कुछ भी आप दे दें तो वो उसका कुछ किसके साथ खेल कर आपके सामने कोई ना कोई चीज़। तो आप फेस को भी स्केच करते हैं? इधर आपने एक ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट बनाई है, इसमें ये चारकोल इस्तेमाल? हाँ जी, ये चारकोल आर्ट है। अच्छा, चारकोल आर्ट। ये कहाँ से सीखा? ये आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि मेरी एक रास्ता है वो किस साइड पे जा रहा है, मेरा एक स्टाइल क्या है। आपका स्टाइल जो है वो आप खुद पहचानते हो कि मैं किस चीज़ को ज़्यादा देर आगे लेके जा सकता हूँ। तो ऑयल पेंट तो मेरा मेजर था, जो मैंने यूनिवर्सिटी तक रखा है, और अभी भी मैं कर रहा हूं। पेंटिंग दिखाएगा, इसको क्लोज कीजिएगा बेटा। ये देखें, ये जो इतनी खूबसूरत चारकोल पेंटिंग है, ये स्केच आपने बनाया, और उसी चारकोल से स्केच करते हुए उसके अंदर उसको शेडेड करके रंग भरा, और बीच में जो आपने इसको ये पट्टी पहनाई हुई है, ब्लाइंड फोल्ड किया, ये भी चारकोल पेंट है? नहीं, ये जो है ये पेस्टल कलर है। ये कौन सा कलर होता है? ये ड्राई पेस्टल होता है, चारकोल में ही आता है, लेकिन ये कलर्ड में आ जाते हैं। जैसे चारकोल तो जस्ट ब्लैक में हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा पेस्टल कलर होते हैं वो मुख्तलिफ डिफरेंट मीडियम है। मतलब इसमें मैंने जो उसके रेड कलर जो दिया है वो चीज़ें पढ़ी, आप दिखा सकते हैं चारकोल कौन सा है? ये कंप्रेस, जो बहुत शौकीन है और लेना चाहते हैं, घर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, ये जो है कंप्रेस चारकोल है, स्टिक्स हैं। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ और भी आती हैं, वाइन वुड के होते हैं चारकोल स्टिक्स। मैं क्विक करके देखूं थोड़ा सा जी। ये आपका रफ है या आपने इसमें कुछ करके दिखाना है? आपकी बनानी है, मेरी तस्वीर बनानी? अच्छा चलें, ठीक है, ये आपका पेपर है, ये ज़ाया नहीं होगा। ओके, आपकी बैक साइड पे यूज़ कर सकती हैं। बैक साइड नहीं, मैं ख़राब नहीं करना चाहती। तो अब ये चारकोल से बनाएंगे आप? चारकोल, मैं चारकोल पेंसिल से यूज़ करूँगा। चारकोल पेन से यूज़ करेंगे? तो करके दिखाएं ना ज़रा, देखने वालों को पता चले कि किस तरीके से आप करते हैं। हम ये मेरी पेंटिंग बनाएंगे? जी जी, मैं आपकी। अरे बस हो जाए जी, चलें जी, ग्रेट। पहले मैं आपकी पिक्चर जो है वो मैं एक निकाल दूँ। अरे मैंने आपकी पिक्चर सेलेक्ट की थी। हाँ, तो अभी वो पिक्चर दिखा रहे हैं हमें जो उन्होंने सेलेक्ट की थी, कि अगर कोई चेंजेस करवाने तो हम करवा सकते हैं, बट मुझे भी सारी तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं। ओह वाओ, आई लाइक इट, बना दें। ठीक है, हाँ, काफ़ी पुरानी पिक्चर है। इसको मैं अपना स्टाइल दूंगा, अपने स्टाइल में करूँगा, ठीक है? क्योंकि आर्ट को आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उस काम में उतनी डिटेल वर्क आता है, जितना आप कम देंगे तो मैं उसमें एक। तो ये पिक्चर भी आप कितनी देर में कंप्लीट कर लेंगे? ये मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द हो जाए। अभी लाइव? हाँ जी। वाह जी, शुरू हो जाए, बताते रहिएगा साथ साथ। ये पेंसिल है? ये चारकोल पेंसिल है। चारकोल पेंसिल, ठीक है। ये सॉफ्ट में आती है, इसमें मुख्तलिफ दूसरी भी मीडियम और तो मुख्तलिफ इसमें आ जाती है। ये मैं जो है इसको मैं स्टाइल दूंगा लाइनिंग में। अच्छा, ठीक है। ये इसका शेड इसी तरह का आएगा जैसे आपने बनाया इधर? कुछ आएगा, शेड आएगा, लेकिन इसको एक स्टाइल में अलग सा दूंगा। अच्छा, ये जस्ट लाइनिंग में होगा, जैसे एक लाइनिंग से मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया, इसका ये स्टाइल आएगा।
अच्छा, मैं साथ साथ आऊँ? खड़ी हाँ हो जी, जाती हूँ, मैं देखती भी रहती हूँ। ओके, पीछे आने लगी हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं थोड़ा सा सीखूँ भी, मैं भी साथ साथ देखूँ। ओके, अच्छा, बना तो आप कीड़े मकोड़े रहे हैं, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बन जाएगी वैसे मज़े से। उम्मीद है अच्छी बन जाएगी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अच्छा, अब देखें ना, आर्ट है ये। जिस तरीके से वो इस तरह की लाइनें वो बना रहे हैं, इस तरह से तो मतलब मैं कहूँगी कोई बहुत अनाड़ी कोई बंदा जो होगा वो जाके इस तरह की चीज़ें बनाएगा, मगर हुनर है। जब ये अपनी असल शक्ल इख्तियार करेगी तो ये इतनी खूबसूरत एक तख्लीक आर्ट होगा जो देखते रह जाएंगे आप लोग। जैसे बाकी आपने इनकी पेंटिंग्स देखी, अभी मैंने जैसे चारकोल पेंटिंग का इनका जिक्र किया, वो कितनी मज़े की, कितनी डिफरेंट स्केच हुई हुई पेंटिंग थी। उसी तरह अभी ये वाली पेंटिंग भी। तो इसका मतलब जो शुरू का स्केच होता है वो आप लोग के एज पेंटर वो बड़ा अजीब सा होता है ना? मुख्तलिफ ये स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप उसको किससे स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो सुने, ये तो आम इंसान को ऐसे समझ भी ना आए जिस तरीके से आप पेंटिंग कर रहे हैं। ये हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि हम ये नहीं कहते कि जो बिगिनर्स हैं वो इसी तरह स्टार्ट करें। ज़ाहिर सी बात है, आपको इसमें कुछ प्रैक्टिस चाहिए होती है, प्रैक्टिस के बाद फिर आप इसको लेके चलते हैं। तो ये प्रैक्टिस पे ये सारा। अच्छा, वाह। अच्छा, कुछ चेहरे होते हैं जिनके किताबी चेहरे होते हैं, जिनके कोई अंडा शेप होता है, तो ये पिक्चर देखते ही आपको समझ आ जाती है कि ये शेप जो है इसका ओवल शेप है, इसका ऐसा कट करना है, इसका ऐसे शेपिंग में बनाना है। हाँ जी, इसमें लाइट्स का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर हम कोई काम करते हैं तो ये भी बहुत मुख्तलिफ जैसे मैं ज़्यादातर डार्क में काम करना पसंद करता हूँ। जितनी पिक्चर में डार्कनेस ज़्यादा आएगी वो काम है उतना मुझे, एक तो होता है कि आर्टिस्ट को पसंद आता है वो काम करने में। अच्छा, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। अब मुख्तलिफ होते हैं, लाइट में काम करना पसंद करते हैं कुछ लोग। बना अपनी तरफ से कीड़े मकोड़े रहते हैं, मगर उस कीड़े मकोड़ों में अभी जान आना शुरू हो गई। लिप्स जो है वो अभी तक बिल्कुल अपनी शक्ल जो है थोड़ी बहुत अख्तियार कर चुके हैं, और लैश लाइन और आई बॉल वो एरिया किस तरीके से बन रहा है। और आप देखें स्टार्ट का जो स्केच है उनका वो कितना कीड़े मकोड़े तरीके से था, मगर अभी देखें किस तरह अपनी शक्ल बना रहा है। मैं कहती हूँ ये एक ऐसा आर्ट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और पूरी दुनिया में इसकी पजीराई की जाती है। वैसे बाद में कोई इंस्टीट्यूट वगैरह से भी सीखा आपने? मैंने BS फाइन आर्ट्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। अच्छा जी, मैंने इसमें प्रॉपर मैंने इसमें डिग्री ली है। हमारी जो सिंगर है अली ज़फ़र, उनकी भी पेंटिंग्स बड़ी अच्छी होती थी NCA में, लोग बड़ा पसंद करते थे। उन्होंने किया है, NCA से किया हुआ उन्होंने। देखी थी उनकी पेंटिंग्स? NCA में भी शायद उनकी कुछ लगी हुई हैं। जी, NCA में उनकी लगी हुई हैं। वाह यार, देखो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, कितने मज़े से इन्होंने यार अभी सॉरी हाँ, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ अभी, कितने मज़े से देखें इन्होंने यहाँ पे पेंटिंग जो है बनाना भी शुरू कर दी। तो खैर, विल सी यू आफ्टर ब्रेक, स्टे ट्यून। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ भाई। वेलकम बैक। यार वेयर सीरियसली इतना इंटरेस्टिंग आर्ट है ये चारकोल वाला, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर हम बात करें, हम कलर्स वाली जो पेंटिंग्स देखते हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है ये ज़्यादा लोगों में ट्रेंडिंग है आजकल, ये इसका तो बहुत ही रुझान होगा, लोग उसको बहुत पसंद करते होंगे। मुनादी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर जो चारकोल, क्योंकि इसमें हम जो काम करते हैं ना वो ज़्यादा डिटेल वर्क नहीं होता, ये काफ़ी इसमें जो आर्टिस्ट पहले क्रिएट करते हैं। हाँ जी, और उसमें आर्टिस्ट जो होता है ना बिल्कुल आज़ाद होता है, वो किसी बाउंड्री में नहीं होता कि हमने किस तरीके से बाउंड्री में रह के काम करना है। उसकी बस आज़ादी इसमें जो होती है ना नज़र आती है आर्टिस्ट। अच्छा, कि उसको बस आज़ाद कर दो और वो फिर उड़ता रहे एक आज़ाद पंछी की तरह। हाँ। तो बस इसी तरीके से इसमें काम होता है। मगर आपने जो स्केच भी बनाया वो इतना मुश्किल था, किसी आम इंसान को तो समझ में भी ना आए। स्टार्टिंग में ये कैसे आपके दिमाग में विजुअल आता है कि इस तरीके से स्केच करना है, इसको ऐसे नज़र बंद, फिर कलम बंद करना है, कलर फिर उसके ऊपर करना है? असल में ये इसमें सबसे मेन जो चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन होती है। आप जितना ऑब्जर्व अच्छे तरीके से कर सकोगे तो जो भी आर्टिस्ट होगा वो अपना आर्ट वर्क जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है। अच्छा, इसमें ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो ही आप इस तरीके से आप उसको एक
प्रेजेंट कर सकते हो अपने आर्ट। इसकी जो परफॉर्मेंस है इस पिक्चर की, इसको देख के आपके दिमाग में क्या आता है कि आपने अपने विजुअल के हिसाब से इसको क्या डिज़ाइन किया है? देखिए अब इसमें अब देखा जाए ना तो ये एक मतलब अगर हम इसको थीम वर्क पे भी देना जाए ना तो इसमें मुख्तलिफ होता है। जैसे कि हम इसको देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस नज़र से देख रहा है, उसके अंदर क्या चल रही है, और वो उस हिसाब से अपनी पेंटिंग को सामने को देखता है कि यार ये इस पेंटिंग में बेसिकली ये है। आर्टिस्ट का फ्रीडम दिखाई दे रहा है इसमें, हम ये कह सकते हैं कि फ्रीडम भी है। मतलब अगर हम इसके हेयर्स को हम देख रहे हैं कि उड़ रहे हैं, हवा में लहरें हैं, तो वो एक आज़ादी है, क्योंकि एक आपके ऊपर हवा की जो लहरें हैं वो आज़ादी से आज़ाद तरीके से आपके ऊपर से गुजर रही हैं, और आप एक किस्म से आप हर तरह के जो है हेयर्स हो गए, आपकी मूवमेंट, आपकी जितनी भी एक्सप्रेशन है वो सब आज़ाद है एक हवा को फील करते हुए। तो हम इस पे मुख्तलिफ तरीके से देखने वाले इसमें आपने कॉन्फिडेंस भी बड़ा शो किया है इस पिक्चर में। हाँ जी, बस वो एक प्रैक्टिस पे हो गया, और ऊपर से मेरा स्टाइल ही यही है, तो इस वजह से मेरे लिए वो कहते हैं कि मैं इस काम को करते हुए ख़ास तौर पे बहुत आज़ाद फील करता हूँ। आपने कितनी जल्दी इसको कंप्लीट किया, मगर अभी ये कंप्लीट बिल्कुल नहीं है। समझे कि जितना मुझे टाइम चाहिए होता है, मुझे ये समझे कि मुझे 5% भी नहीं मिला उसमें। हाँ। ये 5% का काम भी वैसी नहीं थी, ना फ्रेम थी, ना रखा था, ना वैसा कुछ स्टैंड था। एक लिमिटेड टाइम में मुझे ये करना पड़ रहा है, इतने में किया है, तो मुझे मतलब जाहिर सी बात है मैं एक स्केच कंप्लीट करता हूँ। हाँ। अब मैं एक स्केच कंप्लीट करता हूँ तो मुझे उसके लिए तकरीबन 20 घंटे 18 घंटे एक स्केच को आज़ादी से कंप्लीट, क्योंकि इस टाइम मैं जाहिर सी बात है मुझे पता है कि स्पेसिफिक टाइम है उसमें मुझे क्लियर करना है सारा, तो वो उस अंदाज में मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे प्रॉपर टाइम मिले तो फिर उसका रिजल्ट जो होगा वो मुख्तलिफ होगा। तो अब आप लोगों की पेंटिंग्स बनाते हैं, लोगों को मतलब किस तरह से आपका पता चलेगा किसी ने आपको हायर करना है? मेरा आपका कोई पेज है बताएं, कोई नंबर्स है? मेरा इंस्टाग्राम जो है वो भी है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। इंस्टाग्राम बताइए। अब वो थोड़ा सा मैंने फंकी सा नाम रखा है, उसमें मेरा जो इंस्टाग्राम जो मेरा हैंडल है उसका नाम है चॉकलेटी आर्टिस्ट 143। ठीक है, तो जिन्होंने आपसे पेंटिंग बनवानी है वो आपके इंस्टा पे भी जा सकते हैं। हाँ जी, वो इंस्टा पे कर सकते हैं। यूट्यूब भी है आदि स्केच आर्टिस्ट के नाम पर। ठीक है, और आपको कोई ऑर्डर करना चाहता है तो आपको इंस्टा पे मैसेज कर सकता है। वो इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकता है। वाह ज़बरदस्त। एक पिक्चर का क्या चार्ज कर लेते हैं आप? ये साइज़ पे डिपेंड करता है। जो पोर्ट्रेट साइज़ होता है वो मैं तकरीबन 15,000 का करता हूँ, और जो फुल शीट साइज़ है वो तकरीबन 25,000 का मैं बनाता हूँ। उसी वक्त उनको बना देते हैं? किसी के घर जाना हो या नहीं, असल में मैं ये उनसे, क्योंकि जाहिर सी बात है, हाँ जी, वो पिक्चर मुझे सेंड कर देते हैं जो भी उन्होंने स्केच बनवाना है। और डीप जाती जा रही है ये तो इसकी फील। बिल्कुल, जितना टाइम मिलेगा, जितना मुझे टाइम मिलेगा, जितना मुझे होगा तो मैं उसमें वो चेंजिंग, ये शेड जितना मर्ज कर रहे हैं वो उसकी अपनी एक फील में जाते जा रहा है। ये तो अपने पेस्टल जो है ना उसको एक शक्ल भी दी, उसके अलावा चारकोल को जिस तरीके से मर्जिंग पे आपने डाला है। आपने रबड़ का बड़ा इस्तेमाल किया है इसमें। रबड़ हाईलाइट्स के लिए वो ज़रूरी है, बड़ी बात है। रबड़ से हाईलाइट्स, जाहिर सी बात है, उससे अब हाईलाइट जैसा ये अब चारकोल वर्क है, अब मैं इसमें रबड़ जहाँ यूज़ करूँगा वो हाईलाइट्स होती रहेंगी। अच्छा, मतलब लाइटिंग इफेक्ट देंगे। हाँ जी, जहाँ लाइट इफेक्ट होगा वहाँ इस तरीके से। बाद लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उधर काम ही नहीं करते, उसको पहले मतलब वाइट रहने देते, तो लेकिन मेरे ख्याल से हाईलाइट देना ज़्यादा बेहतर है। वो एंड में जो आप शक्ल देते हैं वो ज़्यादा एंड में। अभी मैंने स्टार्टिंग सिर्फ ये किस्म का भी सिर्फ बेस बन रही है, बेस बनने के बाद जो मैं हाईलाइट करूँगा तो वो रबर के साथ करूँगा, तो उसका एक अपना इफेक्ट आता है। अच्छा, एंड में इसको कोई लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए कोई ऐसा स्प्रे या कुछ चाहिए होता है? हाँ जी, मैं इसको कंप्लीट करने के बाद तो मैं लैकर स्प्रे फेरता हूँ। लैकर स्प्रे करने वो, क्योंकि वो आपकी जो इसकी जो जो फर्नीचर वाला है, हाँ जी, फर्नीचर हार्डवेयर की आप शॉप कहीं से भी आपको मिल जाएगी लैकर स्प्रे। अगर लैकर स्प्रे ना किया जाए तो फिर ये जिस तरह मेरे हाथ पे लग रहा है, आर्टिस्ट के हाथ पे तो लगता रहता है, फिर वो कस्टमर जो होगा या जो भी होगा उसके भी हाथ पे लगता रहेगा। अच्छा, फिर ये होगा, तो ये इस चीज़ को सेव कर लेते हैं। ऊपर एक लेयर आ जाती है, जिस तरह हम मोबाइल के ऊपर प्रोटेक्टर लगाते हैं स्क्रीन के ऊपर, इस तरीके से ये इसको प्रोटेक्ट कर लेता है। इसका कलर जो है, इसका पाउडर, क्योंकि ये बेसिकली पाउडर वर्क होता है, तो इसका जो पाउडर है वो फिर हाथ पे नहीं लगता, हाथ गंदे नहीं होते, या आपका जो काम है वो ख़राब नहीं होता। जाहिर सी बात है, गलत जगह शेड हो गया तो वो चीज़ बदल जाएगी। आपने कितनी रियल ऐसे बनाई है, लिप्स के शेप्स, नोज, आईज। उस वक्त आईब्रोज जो थी, पतली का ट्रेंड था, तो वो आपने मेरी पतली आईब्रोज ही जैसी पिक्चर में वैसी बनाई है, बट उसकी शेडिंग बहुत अच्छी की है आपने सबकी। इस चारकोल में सबसे मज़े का काम ही शेडिंग का होता है। अच्छा, ये इसका काम ही शेडिंग है। इसमें आप लाइट में काम नहीं कर सकते, लाइट में, क्योंकि जाहिर सी बात है काम जो चारकोल है वो ब्लैक में है, तो उसके लिए फिर आपको एक तस्वीर या आपको इस तरह माहौल भी चाहिए होता है। जिस तरह कि अगर मैंने लाइव स्केच भी बनाना हो तो मैं कस्टमर को कहूँगा कि यार आपने जो बनाना है तो एक लाइट अंधेरा रखना है, एक साइड पे आपके शेड आ रहा हो, एक जगह से लाइट आ रही हो, ठीक है, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल वो डे लाइट में बैठेगा तो उसमें चारकोल में खासतौर पे वो इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि चारकोल ने ब्लैक में सारा काम करना है। अब एक पिक्चर ही वाइट में है तो वो फिर उसमें इफेक्ट नहीं आ पाएगा। क्या बात है,
बहुत ज़बरदस्त, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत यूनिक सा टैलेंट है। और अगर आप चाहें तो अपना नंबर भी बता सकते हैं। जी, मेरा नंबर है 0306779849। ज़बरदस्त, आप कॉल करके अपनी पिक्चर्स इनके साथ बनवा सकते हैं। अपने कोई बेस्ट मोमेंट, बेस्ट कैप्चर जो आपको लगता है कि ये आपकी पिक्चर है, इसमें बहुत हसीन लग रही हैं, लग रहे हैं, या कोई ऐसे कपल या फैमिली के साथ पिक्चर्स, तो यू कैन जस्ट गो टू हिम एंड यू नो ही गोइंग टू मेक द ब्यूटीफुल पिक्चर फॉर यू और ब्यूटीफुल स्केच फॉर यू। भाई जिस तरह से भी आप अपनी पिक्चर्स बनवाना चाहते हैं अपने बेस्ट मोमेंट की, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे तो अपनी पिक्चर बहुत अच्छी लगी, आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर अजमत फैसल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और आज हमें बताएंगे कि जो घुटनों में दर्द की वजूहात हैं, आम वजूहात, वो क्या होती हैं, क्यों होती हैं, और लोगों को इतना केस ये जो सुनने में आता है कि ये जो घुटने में दर्द हो रहे हैं, घुटनों में सूजन हो रही है, घुटने में गैप आ गया, व्हाई इज़ ऑल दैट। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, अपना टाइम हमने बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ का और मैम फ़िज़ा अली आपका कि आपने हमें इस शो में बुलाया। अच्छा, मैं आपसे डायरेक्ट, क्योंकि यूर फिजियोथेरेपिस्ट, तो मैं चाहूँगी कि आप उसकी थेरेपी हमें लोगों को बताएं कि अगर वो एक्सरसाइजेस करनी है, उन्हें घुटने के दर्द के लिए, तो किस तरह कर सकते हैं। बेटा आप आइएगा ज़रा, जी आइए, बताइएगा ज़रा कैसे, किस तरीके से। जी, इनको लेटना पड़ेगा घुटनों की लिटा एक्सरसाइज के दीजिए। लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके घुटनों में किस ग्रेड का मसला है, उसके अकॉर्डिंग सारी एक्सरसाइजें हम समझाएंगे। सबसे पहले आपने करना ये है, अपनी दोनों टांगें ऊपर उठाएंगे, शाबाश, दोनों टांगें ऊपर उठाएं, ठीक है। अब आप अपनी राइट वाली को एंकल पंप करेंगे और इसको आप होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए, ठीक है। शाबाश, इसको होल्ड रखना है आपने, बिल्कुल होल्ड करें आप, एंकल को पंप करके रखना है, शाबाश, ठीक है। 10 सेकंड तक आपने इसको होल्ड करना है, उसके बाद आपने इसे छोड़ देना है। ये किस चीज़ के लिए ज़्यादा है? ये हमारी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए और हैम्स के लिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप ये आम घर में हर कोई कर सकता है जब जी डेफिनेटली इसमें आम रूटीन में ख़वातीन 10 मिनट खड़ी होती हैं या 20 मिनट किचन में, तो उनके भी घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, ये उनके लिए बहुत मुफीद है, ठीक है। ये हमारा एक स्टेप था। उसके बाद हम सेकेंडली, आपने दोनों घुटने नीचे नी प्रेस करने हैं, आपने फुल दबा के रखने हैं, आपने नीचे प्रेस करें, शाबाश, फुल प्रेस करें, ठीक है। आपने प्रेस करके रखना है, ये भी आपने 10 सेकंड का होल्ड करना है, शाबाश, प्रेस करें, प्रेस करके रखें, के नीचे रखना है, हाँ, छोड़ दें, फिर प्रेस करें, छोड़ दें। कितने सेट्स करनी है? ये आपने 20 रेपिटेशन करनी है, ठीक है। इसको निकाल दें। अब आप बिल्कुल सीधे लेटे रहें, ठीक है। अब आपने दोनों एंकल फुल ऊपर से प्रेशर डालना है, शाबाश, एंकल को पूरा आप रोके रखेंगे ऊपर, शाबाश, मैक्सिमम रोकेंगे। ये भी आपने 10 सेकंड का होल्ड करना है, इसके भी 20 रेपिटेशन करने हैं आपने, ठीक है, छोड़ दें। उसके बाद आपने ये पूरा नी बेंड करना है, मैक्सिमम बेंड करना है और इसको सीधा कर लेना है। अगर किसी के घुटनों में पेन शदीद हो तो वो इसको आहिस्ता आहिस्ता घसीटते हुए भी कर सकता है, लेकिन इसकी मूवमेंट पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसकी ये बिल्कुल साथ लग जाए, थाई के साथ इसकी जो टिबिया है बिल्कुल साथ लग जाए, और ठीक है। और उसके बाद इस टांग को आपने बिल्कुल स्ट्रेच ऊपर करना है, बिल्कुल सीधी ऊपर लेके जाएंगे, शाबाश, मैक्सिमम। इसका तकरीबन इस वक्त जो ऐसा ला रहा है वो है 75, जो कि ये 90 तक होना चाहिए, बिल्कुल 90 तक होना चाहिए। अब हम आपको इसके साथ ही छोड़ दें, इसके साथ फिर कमर की भी साथ ही बता दें इनको, या उसके लेदर नहीं, अब आप कमर की भी बता दें साथ साथ। ये तो लेग्स के लिए हो गई, घुटने की आपने ख़ास तौर पे एक्सरसाइजेज बताई हैं जिससे जो सोजिश हो जाती है उसमें भी आराम आएगा, सूजन भी कम हो जाएगी। सोजिश के हवाले से हम अगर आपको बताएं, उसके लिए मेडिसिन भी आती हैं, उसके लिए आप इसको आइसिंग भी कर सकते हैं, आप इसको हीटिंग पैड भी लगा सकते हैं। वो हम देखेंगे कि उसका किस ग्रेड का घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस किस ग्रेड का है। ये तो बिल्कुल अभी यंग है, ठीक है, लेकिन यंग यूथ में भी बहुत ज़्यादा ये घुटनों के मसाइल आ रहे हैं, ठीक है। मैं साथ ही साथ आपको कमर की एक्सरसाइजें में बता देता हूँ, ठीक है। आपने एक इकट्ठी करनी है, टांग पूरी पेट के साथ लेके जानी है, दोनों हाथों से खींचें, अपने दोनों हाथों के साथ आपने खींचना है, शाबाश, मैक्सिमम खींच के रखना है। दूसरी टांग आपकी सीधी रहे, शाबाश, इसको सीधा रखना है, इसको पूरा आपने इकट्ठा करना है, इसको भी आपने 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है, छोड़ दें, फिर करें, शाबाश,
ठीक है, ये कमर के लिए, ये कमर के लिए। अब आप ऐसे ही दूसरी टांग को करेंगे, शाबाश, मैक्सिमम खींचने आपने। ये कमर के किस हिस्से के लिए ज्यादा? देखें ये लोअर बैक के लिए है। जिस रूटीन में लोगों को शैटिका रहती है, कमर से दर्द निकल के पूरी टांग में आना, हमारी टांगों में भारापन रहना, कमर में अक्सर दर्द रहना, नीचे उठते बैठते हमें कमर में दर्द रहना, ये कमर के लिए एक्सरसाइजें हैं सारी। और ये दोनों इकट्ठी करेंगे अब आप, शाबाश, दोनों इकट्ठी खींच के रखेंगे पेट के साथ, फुल खींचेंगे, शाबाश। ये किस वक्त ज़्यादा सही रहती है करना, ये वाली एक्सरसाइजेज जो आप बता रहे हैं? रूटीन में हम जो पेशेंट को बताते हैं वो तो हम 2 से 3 मरतबा, हम 4 से 5 मरतबा भी करी जा सकती है दिन में। अगर किसी की डिस्क बल्ज है तो उसके लिए ये बहुत मुफीद एक्सरसाइज है। रूटीन में लोगों की डिस्क बल्ज हो जाती है, L5, S1, L4, L3 या L2, L1, डिस्क बल्ज होने की सूरत में ये एक्सरसाइजें बहुत मुफीद हैं। सर कोई ये वाली एक्सरसाइजेज भी तो होती हैं जो बिठा के करते हैं, ऐसे इधर कुशन दबा के इधर रख के ऐसे 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 भी तो ये वाली भी तो होती हैं, ऐसे ऐसे पैर को ऊपर रख के ये वाला बिठाने वाली। वो उन खवातीन को अगर ऐसी कोई एक्सरसाइज बता दें जो ईजी हो। आपको पता है वैसे गड्ढे गोडों का दर्द बड़ा होता है, अगर उस एज में उनको हमने कोई ऐसे टास्क में डाल दिया जिसमें मजीद फिर हम उठाते वक्त भी खुद भी लुढ़क जाएं। उसमें ये है कि हम एंकल वेट, उसमें आप बैठें, उसमें ये है कि हम एंकल वेट के वाले से आपने बिल्कुल सीधा बैठ जाना है, ठीक है। आपने अपने एंकल वेट बने मिल जाते हैं, वो आपने एंकल वेट अपने पिंडली में बांध लेने हैं। और या किसी कपड़े में स्टोन्स भी तो बांध सकते हैं। डेफिनेटली मलमल का कपड़ा ऐसा कोई लेके उसके अंदर स्टोन्स रख के ऐसे बांध सकते हैं यहाँ पे, वो प्रॉपर वेट भी मिल जाते हैं। या आप इस तरह करें, पानी की खाली बोतल लें, ½ लीटर की बोतल लें, उसको साथ बांध लें, पिंडली के साथ बांध लें, हल्का सा बांध लें, ज्यादा उसको दबाना भी नहीं है कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, ठीक है। उसके बाद आपने हर 5-5, 6-6 दिन के बाद या 10-10 दिन के बाद वेट इंक्रीज करते जाना है आहिस्ता आहिस्ता। पहले आप ½ लीटर से स्टार्ट करें, उसके बाद 1 लीटर पे आ जाएं, उसके बाद 1.5 लीटर पे चले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता उसको आपने वजन बढ़ाते जाना है। उसके बाद ये है कि आप अगर बोतलें, इसके बाद आपने इस तरह इसको होल्ड करना है, छोड़ देना है। ये आप अक्सर जिम में भी देखा होगा आपने, एंकल को आपने इस तरह होल्ड करके रखना है, छोड़ देना है, ठीक है। इस तरह भी करें और उस तरह सिंगल सिंगल भी करें, फिर डबल करें, ठीक है। जब कमर में बहुत ज्यादा पेन हो, वही शॉर्टिका प्रॉब्लम चीज है, ये घुटनों तक भी जाता है पेन, पूरे थाइस से लेके जाता है, तो ये गलत पोस्चर की वजह से भी नौजवान नस्ल में जो है डेफिनेटली जो मोबाइल फोन आजकल हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, अभी तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं था, इस तरह बैठा होता है हर बंदा। और नॉर्मली भी हमारी आदत बन चुकी है कि हम सीधे नहीं बैठते, हमें बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए। और ये आम पेशेंट के लिए नहीं, सबके लिए यही रूल है, सबके लिए। बेटा वरना बीमार हो जाओगे, आगे काम नहीं कर सकोगे, सीधे होकर बैठना चाहिए, गर्दन सीधी रखनी चाहिए, ठीक है। तकिया कम से कम लेना चाहिए, दूध का इस्तेमाल ज्यादा करें। अब आपने आगे जोर लगाना है, ये तीसरा स्टेप था, लगाएं आगे जोर, शाबाश, छोड़ दें, फिर लगाएं, छोड़ दें। ये सर्वाइकल के लिए भी अच्छा होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, जो पेन रेडिएटिंग टू आर्म, रेडिएटिंग टू टिंगलिंग, नंबनेस, सबके लिए ये बहुत मुफीद है, ठीक है। वेरी नाइस। अच्छा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ये आपने 3 स्टेप्स हमें यहाँ पर बता दिए, मजीद आगे कौन से एक्सरसाइजेस बताएंगे, थेरेपीज बताएंगे, अब हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आए। मैं ज़रूर बोल दूँ कि हम बड़ों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, नी की, किसी की, हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, अब्बू, इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाए चलो बनता है, मगर नौजवान नस्ल जो है वो हर तरीके का पेन का शिकार हुई हुई है। कभी घुटनों का दर्द है, कलाइयों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, गर्दन का दर्द है, शोल्डर का दर्द है, कमर का दर्द है। ये छोटी छोटी उम्रों में दर्द का तो कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए, मुझे पता भी नहीं होना चाहिए दर्द क्या चीज़ है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द बैड पोस्चर। अपने पोस्चर को भी बिल्कुल अच्छा एक्यूरेट रखें और स्ट्रेट रखें, क्योंकि जो आप अपनी बॉडी को जिस तरीके से रखेंगे वो उसी शेप, उसी तरीके से जो ना वहाँ पर अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लेगी। इट्स जस्ट लाइक अ रबर बैंड। रबर बैंड को खींचते जाएं, खींचते जाएं, खींचते जाएं, वो लंबाई की तरफ जाती है। अगर हम किसी रबड़ को इस तरफ ऐसे इधर उल्टा पुल्टा खींचेंगे, उधर जाना शुरू कर देगी। तो जस्ट टेक अ शेप, व्हाटएवर यू वांट, उस शेप पे आप उसको एक अच्छा स्ट्रक्चर दे दीजिए। अच्छा, अब आपने कमर की एक एक्सरसाइज ज़रूर और बतानी है, आप चाहें तो खुद भी करके दिखा सकते हैं, सो दैट इट्स इजी फॉर अस। वो जो बैक की लेट के जो बिल्कुल ऐसे हाथ उठा के आप इंक्लाइन करते हैं, कोबरा जी, अगर वो वाली एक एक्सरसाइज दिखा दें, क्योंकि उससे कमर में बहुत जल्दी रिलीफ होता है। बेटा आप भी देखिएगा, पहले वो करेंगे फिर आप करके दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने जिस पे लेटना है, आप बिल्कुल सीधे हो, पिलो ले लें, हल्का सा ना भी लें, ना लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको नी बेंडिंग वाली बताई थी, ठीक है, ठीक है। नी बेंडिंग की एक्सरसाइज आपने इसको होल्ड करना है,
5 से 7 सेकंड 10 सेकंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। फिर ऐसे ही दूसरी टांग को मैंने बताया था कि इसको भी आपने इस तरह होल्ड करना है। ठीक है। फिर आपने दोनों इकट्ठी इस तरह दोनों घुटने इकट्ठे बेंड करने हैं, दोनों नी जॉइंट्स। उसके बाद आपने आगे मुझे कहा था कि ये वाली एक्सरसाइजें हमारी नानी दादियां नहीं कर सकती। थोड़ा हाँ, देखिए इस तरह है कि अगर आप ऐसे जो SLR है ये होता है स्टेट लेग रेजिंग टेस्ट। सबसे पहले अगर आप किसी औरतों के पास जाते हैं तो सबसे पहले इसी से ही आइडिया होता है आपकी कमर में और टांगों में खिंचाव किस कदर है। ठीक है, तो आप अगर मेरा ये SLR 80 पे जा रहा है, ठीक है, ये आहिस्ता जो भी बूढ़ी खातून है वो घुटना थोड़ा सा बेंड करना। अच्छा, बेंड कर सकती है जी, डेफिनेटली बेंड कर लें, कुछ दिन बेंड करके कर लें और आहिस्ता 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 अपना घुटना सीधे करते जाएं डे बाय डे। क्योंकि देखिए ना, दर्द में बड़ा मुश्किल होता है किसी को आप बोलेंगे उनको सीधी, तो इसलिए ऐसी एक्सरसाइज जो ग्रेजुअली ठीक हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने इस तरह पिल्लू रख लेना नी जॉइंट्स के इसके सेंटर में, या पिल्लू मुझे दे दें, इसमें अपने पिल्लू रखना है और आपने अंदर की तरफ जोर लगाना है। आई लाइक द वर्ड यू से, पिल्लू, वेरी क्यूट है, आई लाइक इट, पिल्लू। ठीक, आपने इसको इस तरह प्रेस करके रखना है। ठीक है, आपने प्रेस करके इसको होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड तक। उसके बाद आपने इसे छोड़ देना है। फिर आपने प्रेस करना है और इसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने घुटनों के इस तरह राउंड, आपने कोई रबड़ या कोई रस्सी या कोई दुपट्टा ले लें, उसके राउंड आप इसको बांध लें और आपने बाहर को जोर लगाना है। अच्छा, ठीक है, बाहर को आपने जोर लगाना है वैसे ही जिस तरह आपने अंदर जोर लगाया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपने बिल्कुल सीधा इस तरह बाजू लंबे रख के अपनी कमर को उठाना है। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिजिंग एक्सरसाइज। ब्रिजिंग एक्सरसाइज, ठीक है, इसको आपने होल्ड करना है और इसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे ये नहीं हो एक्सरसाइज की जाती। ठीक है, वो भी है कि वो वेट की कुछ लोगों को इशू होता है तो उनसे तो नहीं होता। वो इस तरह वजन डाल लें, दोनों बाजू में वजन भी डाला जा सकता है। अगर वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाए तो फिर वो बगैर इस तरह हाथ लंबे करके भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने मुझे कहा कि वो कोबरा एक्सटेंशन के बारे में आपको बताऊंगा। वो बड़ी रिलीफ है, पेन रिलीफ उल्टा लेट के आपने इस तरह दोनों हाथ आपके शोल्डर के सामने होने चाहिए और आपने आराम आराम से इस तरह ऊपर जाना है। ठीक है, आपने यहाँ पे होल्ड करना है और वो भी वही बात आ गई कि 5 से 10 सेकंड साइड पे करके दिखाइए बेटा, आप दिखाइए, आपको समझ आ रहा है, ताकि बाकी एज व्यूअर आप करिएगा साथ, ऐसे ही लेटिएगा। हाँ, बिल्कुल नीचे लेट जाएं आप। ठीक है, आपने इस तरह आराम से उठना है और आपके ये बाजू सीधे हो जाएं। उठें, शाबाश, ऊपर नहीं, आप पूरा पुशअप वाला सीन बना रहे हैं, वो नहीं, गलत नहीं करनी है। पाँव का पीछे उंगलियां भी सीधी करें, जूते हाँ ऐसे सीधे लेटें, उठें ऊपर, शाबाश। ये इसीलिए मैं आपसे करवा रही हूँ ताकि आम घर में भी कोई गलती ना सीधे करें, बाजू सीधे कर दें आप, ऐसे शाब और सीधे कर दें, बिल्कुल सही। ये आपने बिल्कुल यहाँ पे आपने होल्ड करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इस एक्सरसाइज से बहुत पेन होती है जी, लेकिन ये जो जिनको ज्यादा पेन है वो ये कुछ दिन ना करें। बाकी कुछ एक्सरसाइजें हैं जिसमें मगर सर इससे रिलीफ बहुत होता है पेन में, क्योंकि पेन निकल रही होती है हीट के तरह। जैसे जब आपकी पेन निकल रही हो तब आप वो एक्सरसाइजें करें जिससे आपको पेन बढ़े ना। ये सारी एक्सरसाइज के दौरान वो एक्सरसाइजें आपने करनी है जिसमें आपकी पेन बढ़े ना। जिस टाइम में आपकी पेन बढ़े वो करना है, लेकिन आपने उसकी सर आपकी बढ़ रही थी अभी पेन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक था। आई एम नॉट अ पेशेंट, आई एम डॉक्टर। सर कोई बात नहीं, पेशेंट अल्लाह ना करे कभी कोई किसी को बनाए, मगर कभी कि आपको भी अगर हुई तो आप तो खुद अपने आप को ठीक कर लेंगे। जो आप लोगों को इतनी रहनुमाई कर रहे हैं, आप अपना लाइफ ऐसे कर लेंगे, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल ऐसे। तो ये वाली बात है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी एक्सरसाइज हमें बताई है। मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमने इनको आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू पे बात करने के लिए मदऊ किया है। औरतों के ऊपर तशद्दुद जो है वो ट्रेंड बन गया। औरतों को तशद्दुद का निशाना ऐसे बनाया जाता है जैसे किसी जानवर को शिकार के लिए। औरतों को मार कर फिर उन पर अपनी मर्दानगी को साबित करना, उन पर जुल्म करना और फिर बोलना कि हम मर्द हैं। ये कहाँ का तरीका है? ये कैसे लोग हैं? ये कौन लोग हैं? औरतों को मार मार के उनके मुंह सुजा देना, उनकी शक्लें ख़राब कर देना, उनके दांत तोड़ देना, उनकी हड्डियाँ पसलियाँ एक कर देना। किसी की कमर टूटी हुई है, क्या हुआ जी? हमारे मियाँ ने हमें मारा था। किसी की लात निकली हुई, जी क्या हुआ? हमारे मियाँ ने लकड़ी उठा के मारी थी, पैर टूट गया। किसी के दांत टूटे हुए, जी तुम दांत कैसे टूटे? जी मियाँ ने घूसे मारे थे, दांत हलक के अंदर चले गए। क्या क्या जुल्म, कैसी कैसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। और ये कौन लोग हैं जो इस तरह का जुल्म करते हैं, इस तरह की तकलीफ़ देते हैं औरतों को?
और ये कौन सी माएँ हैं जो अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए तरबियत नहीं देती, इस चीज़ों के लिए बताती नहीं, इन चीज़ों के लिए रोकती नहीं, औरत की इज्जत करना नहीं सिखाती। इसे बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सो सॉरी, ये टॉपिक ही ऐसा है, मुझे जब एलैबोरेट भी करना हो, कुछ बोलना भी हो तो बड़ा खून खौल जाता है, क्योंकि बीइंग ए वुमेन ये सारी सिचुएशंस औरतें देखती आ रही हैं। मैं भी एक औरत ही हूँ, तो किसी भी औरत का दुख साझा होता है। तो ये बदतमीज़ी, ये ज़िल्लत, ये एटीट्यूड क्यों बर्दाश्त करती है औरत, और ये किस वजह से तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया जाता है औरत को? हाँ, पहली बात तो आपने जैसे कहा कि एक औरत ही औरत का दुख, मैं समझता हूँ कि एक मर्द भी औरत का दुख और एक औरत भी एक मर्द का दुख महसूस कर सकती है अगर आपके अंदर इंसानियत ज़िंदा है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं एक औरत हूँ तो मुझे आपके दुख का पता चलेगा। अगर मैंने अपनी माँ की इज़्ज़त की हुई है तो मेरे लिए हर औरत जो है वो काबिल इज़्ज़त है। लेकिन अगर मैंने अपने बाप को देखा है अपनी माँ को मारते हुए, मैंने अपने बड़े भाई को देखा है अपनी छोटी बहन को मारते हुए, अगर मेरी तरबियत ही ऐसे घर में इसी तरह से हुई है तो फिर मैंने यही सीखा है, फिर मैं क्या औरत की इज़्ज़त करूँगा। आपका सवाल कि ऐसा क्यों होता है और क्यों किया जाता है, इसकी साइकोलॉजी के ऊपर काम इतना हुआ जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में, विले यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डेली रिसर्चेस हो रही होती है वायलेंस के ऊपर। बेशुमार वजूहात हैं इसकी, जो हमारी सोसाइटी में जिनकी आप बात करें, पाकिस्तान जैसे माशरे में, जो आपने अभी लफ्ज़ बोला मर्दानगी, पूरी दुनिया में आप मर्दानगी की तारीफ़ पढ़ें वो है ज़ब्त करना। बहादुरी और मर्दानगी है ज़ब्त करना, सब्र करना, बर्दाश्त करना, तशद्दुद करना। माशरे में तो औरत को मार के मर्द समझता है। अब मैंने मर्दों वाली इसलिए कि हमारे यहाँ समझा जाता है कि औरत को कंट्रोल करना है, यानी औरत एक ह्यूमन बीइंग नहीं है। अच्छा। औरत कोई ऐसे फटे हुए जज्बात हैं जिनको कंट्रोल में, कोई बिफरा हुआ पानी है जिसे कंट्रोल करना, और उसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जानवरों की हैवानी जिबिलत की तरह उस पर तशद्दुद करो, उसे डरा कर रखो। कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, बिल्कुल ऐसे ही है, खाना डाल दो, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उसको आपने प्यार ऐसे मोहब्बत कर लिया, जहाँ हल्का सा वो भौंकेगा या घर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो आप उसको गुस्सा भी करेंगे, छड़ी भी मारेंगे, ठीक है। और ये सारा एक्ट इंसान के ऊपर भी सेम किया जा रहा है। फिजा एक बहुत खूबसूरत किताब है एनाटमी ऑफ ह्यूमन डिस्ट्रक्टिवनेस, एरिक फ्रॉम की। उसने एग्जैक्ट वो लाइन बोली है जो भी आपने बोली। उसने कहा कि जानवरों में बिनाइन एग्रेशन होता है, यानी कि शफीक मोहब्बत करने वाला एग्रेशन, इंसानों में मिलिग्नेंट मोहलक किस्म का होता है। ये जो अभी आपने कहा कि जानवर के, नहीं 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 नहीं, इस वक्त दरिंदे हमें इंसान कहकर छेड़ रहे हैं, ये तो दरिंदों में भी नहीं है। उसकी वजह क्या है? शेर उस वक्त हमला करता है हिरन पे जब वो भूखा होता है, लेकिन आपका मर्द भूखा हो या उसका पेट भरा हो, उसने 24 घंटे सोच के रखा हुआ है कि मैंने औरत के ऊपर तशद्दुद करना है, उसे गाली गलोच करना है। और फिर तशद्दुद कोई एक किस्म का थोड़ा है। अभी तो आपने बात की थप्पड़ मारने की, हड्डियां तोड़ने की, जिस्मानी तशद्दुद, ये तो सिर्फ 20 to 30% है पाकिस्तानी माशरे में। जो 90% तशद्दुद है वो नफ्सियाती तशद्दुद है। तो सर यही मेरा सवाल भी है कि जो हाथ उठाते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, क्या वो नफ्सियाती तौर पे ठीक होते हैं या साइको होते हैं? देखिए, अगर तो मैं कह दूं कि सारे के सारे नफ्सियाती बीमार होते हैं तो मैं बहुत सारे मर्दों को एक बहुत सारा कुशन दे रहा हूं कि वो बच जाएं इस मामले से। नहीं, सारे बीमार नहीं होते। बीमार होने के लिए न्यूरोकेमिकल चेंज की ज़रूरत है। अगर तो उनके अंदर वाकई न्यूरोकेमिकल चेंजेस आई हैं, हार्मोनल, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक होता है जिसकी वजह से तशद्दुद बढ़ता है। जब टेस्टोस्टेरोन की मिकदार बढ़ती है तो आप एग्रेशन में जाते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के 90% मर्द जो तशद्दुद करते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से करते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रिसर्च बताती है 20 to 25% न्यूरोकेमिकल की वजह से है, बाकी 75% इन्वायरमेंट की वजह से, माहौल की वजह से, आपके हालात की वजह से, घरों के हालात की वजह से, समाज की वजह से, मुआशरत की वजह से करते हैं। इस तरह हर रोटी खिलाने वाला मर्द जो अपने घर पे शेल्टर में औरत को रख रहा है, जो ब्याह कर लेकर आया है, 4 वक्त की रोटी खिला रहा है, उसको पहनने ओढ़ने के कपड़े दे रहा है, उसको अपने बच्चे पालने के बच्चों के अखराजात दे रहा है, ठीक है, सब्ज़ी, राशन, ये वो चीज़ें, उसके ख़ानदान वालों को देखने और उनके ख्याल रखने के वो अखराजात। तो इसका क्या मतलब है कि वो उसको अपनी मलकियत समझेगा उस औरत को, या फिर उसके ऊपर ऐसा रोब जताएगा, या उसको अपने, मतलब एक होता है हम अपने सर्वेंट्स के साथ भी कहते हैं अच्छी तरीके से बिहेव करो, वो सैलरी छोड़ के नौकरी भाग जाएंगे। तो ये वो बेचारी औरतें हैं कि वो बच्चे भी पैदा कर चुकी होती हैं, ठीक है, ज़माने में उनका नाम भी स्टैंप लग चुकी है कि शादी हो गई, और गुजारा भी करने की कोशिश कर रही हैं, और मियाँ किस तरीके के मूड्स, गाली गलौज, थप्पड़, जूते, लात, ठीक है, और हर वक्त की बेइज्जती।
कि ताना मारना कि तू बैठ के रोटी खा रही है, तुझे रोटी खिला रहा हूँ मैं, तो तेरी मजाल कैसे तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही है, निकल बाहर। What is this? क्या सिक्योरिटी फिर औरत की? देखिए ना, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ना, पिदरसरी मुआशरा इसी को कहा जाता है कि क्योंकि जंगलों में हमने 50,000 साल की तारीख में सीखा ये कि जिसके पास ताकत ज़्यादा है वो ज़्यादा औरतों को ग़ुलाम बना ले, वो ज़्यादा माल इकट्ठा कर ले। 50,000 साल की तारीख एक तरफ, 5,000 साल की जदीद तारीख एक तरफ। 50,000 बेरोजगारी भी इसी की वजह बनती है। देखिए, बेरोजगारी अगर सिर्फ बेरोजगारी इसकी वजह बने तो फिर पॉश एरियाज़ में पढ़े लिखे लोगों में तशद्दुद क्यों हो? जबकि हमने तो अभी जो इस्लामाबाद का केस आपको पता है, जिस बच्ची के साथ जुल्म और ज्यादती हुई, मुकद्दम वाला, मतलब मुझे आप बताइए ना, क्या उसके हस्बैंड की तालीम नहीं थी? क्या उसने फॉरेन यूनिवर्सिटीज नहीं पढ़ा हुआ था? कौन सी गुर्बत थी उनके यहाँ? चकवाल के अमीर तरीन लोगों के बेटे हैं वो। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इसमें गुर्बत का सिर्फ इतना रोल है कि कुछ जगहों पर तशद्दुद की वजह गुर्बत भी हो सकती है, लेकिन असल जहनी गुर्बत है, जहनी पसमानदगी है। इसके अंदर जेब की मुआश का उतना मसला नहीं है जितना जहनी मुआश का मसला है। जब तक आपकी तरबियत ये की जाएगी कि औरत एक कमोडिटी है, उसको कंट्रोल में रखना है, जानवर है, एक जेवर की तरह है, एक ज़मीन की तरह है। एक ही लाइन में हम कहते हैं ज़र जन ज़मीन। मुझे शदीद इख्तलाफ है इस जुमले के साथ। हाँ, ये हर जगह सुनने में आता है। जन फिजा, जर, जमीन के खातिर लोग कत्लो गारत कर देते हैं। जो जर है और जो जमीन है वो सांस नहीं लेती, जो जन है वो सांस लेती है। अरे वाह, उसको उस रब ने बनाया है। तो इसके साथ कैसे तोल सकते हैं? जर, जन, जमीन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? एक ही लाइन में आप बोल जब देते हैं तो इसका मतलब है कि औरत भी एक कम्युनिटी की तरह है, जिसमें आपने जमीन की तरह या जर की तरह अपने घर में सजा दिया उसको। वो एक ह्यूमन बीइंग है। और आप कौन होते हैं इसका फैसला करने वाले कि उसकी इज्जत कम है और आपकी ज्यादा है? मुझे तो कहीं कुरान में और सीरतुन नबी ने नहीं मिला कि मर्द और औरत की इज्जत में फर्क डाल दिया गया हो। अल्लाह ताला ने सिर्फ एक पैमाना रखा, हमारे प्यारे नबी ने एक पैमाना रखा तकवा का। कहाँ लिखा है कि मर्द ज्यादा तकवा रखते हैं, औरत तकवा नहीं रखती? और आप किस मुआशरे की बात कर रही हैं जिसके 99% लोग मुसलमान हैं और ख़ुद को मुसलमान। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ अपने वालिद साहब से कि अब्बू दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान हैं। उनका जुमला सुनिए, कहते हैं नहीं बेटा, दुनिया में 1.5 अरब लोग हैं जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान कहना और मुसलमान होना बहुत फ़र्क है। आप जानते हैं जिस नबी की हम उम्मत हैं, जिनके नाम पे आप कहते हैं मुल्क बना हुआ है, उनकी अज़वाज मुतहरात में से किसी एक का कोई एक जुमला मुझे दिखा दें कि हमारे प्यारे नबी ने उनके ऊपर हाथ उठाया हो, लफ्ज़ बोला हो, सख्त लफ्ज़ बोला हो कभी? हम उनकी उम्मत हैं और हम ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि हम उस इस्लाम के पैरोकार हैं। हाय सर, हमने तो कोई मतलब आवाज़ भी, कोई भिनक भी, कोई ऐसी चिंगारी भी नहीं सुनी। उसके बावजूद हम ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान जहाँ जिस मुल्क में आबाद है ना, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूँगी, हर दुनिया में मुसलमान जाके तशद्दुद वही करेगा, अपनी औरत पे, बहन पे भी करेगा। मैं ये रिश्ता तो सिर्फ अभी बीवी की बात करी थी ना, बहनों पे भी तशद्दुद किया जाता है, इसलिए कि जब वो जमीन में हिस्सा मांगेंगी, सर मेरी जब बात वो अपने राइट्स की बात करेंगी, पढ़ने की बात करेंगी, यूनिवर्सिटी जाना चाहेंगी। एक माँ की आगोश की कोख गबेलन से पैदा हुई भी औलादे, ठीक है, एक आगोश से निकली हुई औलादे, 2 भाई बहन जो हैं वो, अब भाई अपनी बहन कितनी एक्सपेक्टेशंस रखती होंगी भाइयों से, तो भाई अगर हाथ उठाएं, जूते मारें, गाली गलौज दें, या अगर उनके घर में हालात ठीक नहीं है, शादी के बाद कोई मसले हैं और वो आ जाती हैं, उनको धक्के दे के निकाल दें, ठीक है, वहीं जियो मरो जो को, ये क्या तरीका है? लेकिन फिज़ा, इसकी एक दूसरी सूरत भी तो है ना, उसकी तरफ भी जाएं ज़रा। वही माँ और वही बाप जब बेटी की मौजूदगी में कह रहे होंगे कि अल्लाह हमें एक बेटा अता करे, जब घर में बेटी पैदा होती है और लोग हॉस्पिटल में एक घर पता लेने आते हो, कहते हैं बेटी हुई, अल्लाह बेटा भी देवे। हाँ। उन बेटियों का हौसला देखें जिनके सामने उनकी माएँ और उनके बाप बेटों की दुआएं कर रहे होते हैं। मुझे कितना सुनना पड़ता। क्या उस औरत, उस माँ ने और उस बाप ने ये इनकलकेट नहीं कर दी उस बच्ची के अंदर कि नाइंसाफ़ी तो वहाँ से माँ बाप ने शुरू कर दी उस बच्ची के साथ? कल भाई कर रहा है तो क्या जुल्म कर रहा है, क्योंकि जुल्म तो आपने पहले शुरू कर दिया। हमारा माशरा भी बड़ा जुल्म करता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कल भी अपनी बेटी के साथ ना बैठ के, क्योंकि मुझे घर जाते हुए टाइम लगता, तो मैंने अपनी बच्ची को पिक किया और पिक करके तो मैं उसके साथ ना किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चली गई। तो मैं खाना खा रही थी तो कुछ फैंस आए, औरतें आई, औरतें आती हैं आपको पता है,
मगर औरत भी औरत के लिए ऐसे ख्यालात रखे, अफसोस करे, मुझे बुरा लगता है। मैं किसी किस्म के अफसोस के काबिल नहीं हूँ। मेरे पास आके तो मुझे कह रही है, आप हमेशा इधर कभी आती हैं अपनी बेटी के साथ बैठ के लंच या डिनर कर रही होती हैं। मैं वही अभी बात करी थी अपने मियाँ से कि बड़ा अफसोस होता है इस बेचारी को अकेला देख के, कैसे अपनी बेटी को अकेले अकेले लेके फिर रही होती है, कोई है नहीं इसकी ज़िंदगी में, कैसे अकेले टाइम बेचारी गुजार। मैंने कहा आपको क्या पता मैं अकेली कितनी खुश हूँ, आपको क्या पता मैं अकेली कितनी इंडिपेंडेंट और कितनी पावरफुल हूँ, आपको क्या पता मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरी बच्ची के सामने पहले आपने मुझे कमज़ोर किया, फिर एक और औरत जो वो भी बच्ची है, बेटी है, आप उसे भी कमज़ोर कर रहे हैं। और वो कितना कमज़ोर फील करेगी जब अपनी माँ के लिए एक इस तरह के लफ्ज़ सुनेगी कि भाई कोई जो है ना तरस खा रहा है उसकी माँ। मैं किसी तरस के काबिल नहीं हूँ, मैं शो कर रही हूँ, मैं एंकर हूँ, मैं दुनिया में अपने पैरों पे खड़ी हूँ, डिपेंडेंट हूँ। ज़रूरी थोड़ी है कि औरत को मजलूम बना कर सिर्फ उसको तरस की निगाह से देखा जाए। एक ब्रेक के बाद इस पर भी बात करते हैं। माशरा है ये जो जीने नहीं देता, ठीक है, एक तो तशद्दुद मर्द जो औरत को बनाते हैं, इस पे तो हम बात चला रहे हैं, हम कर रहे हैं, मगर हमारा माशरा भी चैन से औरत को जीने नहीं देता। देखिए बात यह है, माशरा भी इंसानों से बनता है, लोगों से बनता है। उन्हीं लोगों जिनकी हम बात कर रहे हैं, एक घर है, उस घर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सोसाइटी बन जाती है। मेरे उस्ताद एक बात डॉक्टर डेविड कहा करते हैं कि जिस मुआशरे में सब चलता हो वो मुआशरा कभी नहीं चल सकता। आपने अभी अपनी ज़ाती मिसाल दी, तो मेरी वाइफ जो है वो टिकटॉक बनाती हैं और अच्छे फॉलोअर्स हैं उनके। तो कल उनको किसी ने कहा कि आर यू इंटरेस्टिंग इन मॉडलिंग, तो उसने कहा कि अगर अच्छी ऑफ़र हो तो कर लूँगी। तो उसने कहा कि अच्छा जी आप ऐसा करें, आप हमारी मानिएगा हम आपकी मानेंगे। अब हर औरत जो है अगर वो टिकटॉक बना रही है, फेसबुक पे आ रही है, तो वो सिर्फ इसलिए है कि बकाऊ माल है। अच्छा, जिसका जो दिल चाहे। जी 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 जी, मुझे उसने दिखाया रात, उससे फिजा मुझे दिखाया रात, खुदा की कसम, शी वाज क्राइंग, कहती ये देखें ये मेरे साथ इसने किया। मैं उसे कह रहा हूँ जी भाई मुझे बताएं, वो आगे समझ ये जुमले बोल रहा है। तो सोसाइटी भी इन्हीं लोगों से बनती है। ये वो लोग हैं जिनकी तरबियत में कमी रह गई है। हम औरत को कमज़ोर क्यों करते हैं, हम औरत को डराते क्यों हैं? हम औरत को पहले ही बता दें कि भाई तुमने घबराना है, तुमने अपने साबुत कदम नहीं रहने, तुम डर के रहना है, तुम लड़की हो, तुम नाजुक अच्छी लगती हो, तुम। हमने औरत को खुद कमज़ोर क्यों बनाया, उसकी वजह तरस खाने वाला क्यों बनाया? उसकी वजह फिजा ये है कि औरत तख्लीकियत का दारोमदार औरत के ऊपर है। जो तख्लीक या जो नई जहत औरत दुनिया को दे सकती है, मर्द नहीं दे सकता। मर्द खौफज़दा है औरत से, मैं बिल्कुल साफ जी खौफज़दा है औरत से। नफ्सियाती तौर पर उसको ये लगता है कि क्योंकि औरत जो है वो एक क्रिएटिव जिन्स है, औरत जो है अपनी बॉडी के अंदर, अपने ब्लड के अंदर से नई औलाद पैदा करती है, क्रिएशन करती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि औरत डोमिनेंट हो जाए। अच्छा, तो वो नफ्सियाती खौफ की वजह से पहले ही तशद्दुद करता है ताकि औरत दबी रहे, उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी का मादा ना आए। आप देख लीजिए कि दुनिया में जितनी औरतें भी निकल कर सामने आई हैं, उन्होंने बड़ी फाइट की है। वो चाहे नोबेल प्राइज़ याफ्ता ख़वातीन हों, आपकी तरह एक्ट्रेसेस और एंकर पर्सन हों, पॉलिटिक्स में हों, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना तोड़ा है खौल के अंदर रहते हुए किसी ने उनको इजाज़त नहीं दी। सो मर्द, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि तशद्दुद करने वाला मर्द, जुल्म करने वाला मर्द, आपको कैद करने वाला मर्द नफ्सियाती तौर पर आपसे डरा हुआ है, एक्चुअली सहमा हुआ है। उसका डिफेंस मैकेनिज्म ये है कि मैं पहले ही फिजा के ऊपर तशद्दुद करूँ, पहले ही दबा के रखूँ, ताकि फिजा कोई ऐसा काम ना करे जहाँ मेरी मर्दानगी चैलेंज हो। मेरी मर्दानगी पता क्या है कि फिजा मुझे कहे मुझे बाजार ले जाएं, फिजा मुझे कहे ये ला दें, फिजा खुद ना बाजार जाके लाए, इंडिपेंडेंट ना हो, भाई आप बाजार जाएं, आपको औरतें कहेंगी फिजा हाँ हस्बैंड होता ना या बेटा होता तो वो आता, आपको ना आना पड़ता। अभी आपने जो मिसाल दी मुझे, अच्छा क्या आपकी आंखें नहीं है, आपकी टांगे नहीं है, आपका दिमाग नहीं है, आपके पैसे नहीं है, क्यों भाई मैं किसके लिए, क्यों किसको, मेरी वालिदा ने मुझ पे क्या मसला है, खर्चा किए महंगे। नहीं आप भी उतनी इंसान है जितना मेल इंसान है, उतनी ह्यूमन बीइंग है, उतनी सांस लेती है। आपको बनाने वाला भी अल्लाह है जिसको बनाने वाला, तो क्यों फर्क कर रहे हैं, क्यों फर्क कर? इसलिए कि उसके दिमाग के अंदर ये सोसाइटी ने डाला, उसकी 50 साल तारीख ने ये डाला कि जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ये उस वक्त तक रहेगी जब तक मेल डोमिनेंट है। जायदाद में इसका हिस्सा जो है ज़्यादा रखो, क्योंकि देखिए ना एक जुमला बोल के मुझे तकलीफ होती है फिजा ये बात करते हुए, कहते हैं इसने पराए घर चले जाना। हाँ। फिजा जहाँ बेटी दे दी वो पराया कहाँ रह गया? हाँ, वो पराया रह जाता है, उससे बड़ा अपना तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे वाह, ये कैसी बात है कि बेटा जो है मेरा है और बेटी पराए घर चली जाती है। और पता किसकी उम्मत ये बात कह रही है? इन्ना त्वाइना कल कौसर,
जिनकी नस्ल ही बेटी से अल्लाह ताला ने चलाई, जिनको अल्लाह ने जब वो अल्लाह के सामने उनके आंसू निकले कि अल्लाह देख काफिर मेरे बारे में क्या कहते हैं, जब उनके बेटे जो थे ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से चले गए, अल्लाह ने कहा ए नबी मैं तेरी नस्ल तेरी बेटी में से, और वो बेटी भी कौन, जो सईदा कायनात है माशाअल्लाह। जब हम ये कहते हैं कि जब बेटी आती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे इज्जत में। अरे वाह। मैं एक जुमला बोलने लगा हूँ उल्मा से माजरत के साथ, अगर उसमें किसी से की बात, नबी खड़े हो जाते थे या नबूवत खड़ी हो जाती थी? अरे वाह। और नबूवत भी कौन सी, खातमुल नबिय्यीन, वो नबूवत जहाँ नबूवतें ख़त्म हो जाती हैं। एक बेटी के लिए 1,24,000 पैगंबरों पर ख़त्म होने वाली नबूवत खड़ी हो जाती थी। जब कहीं जाते थे आखिर में बेटी से मिलते, जब कहीं से आते सबसे पहले मिलते, ताकि सबसे कम वक्फा बेटी के साथ हो। बेटी के लिए चादर बिछा देते, यही सुनते पढ़ते हैं हम। और उसी बेटी को आज हम, जिसे कल फरिश्तों ने सजदा किया था, वो आज फुटपाथ पे मुर्दा पड़ा है। आज हमने उसी बेटी को मुर्दा कर दिया। आज उसी बेटी को डेली मारते हैं हम, जिस बेटी के लिए नबी ने दुआ की और जाते जाते कहा तुम्हारे पास 2 चीज़ें छोड़ी जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अपने अहले बैत। उस बेटी जिसके आगे 2 बेटे जो हैं जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, उस बेटी को मैं पराया कहता हूँ। उस बेटी को मैं कहता हूँ कि ससुराल के घर चली जाएगी, हमारा इससे क्या राब्ता रह जाएगा, किसी और की नस्ल शुरू। उस बेटी को मैं कहता हूँ किस तरह का मुसलमान हूँ मैं। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि शैतानी, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में तो शैतान कोई नहीं है। वो कहते हैं कैसे, मैं कहता हूँ अब शैतान की कोई ज़रूरत नहीं यार, अब बर्बादी इंसान को इंसान बहुत है। यहाँ हम खुद एक दूसरे को डस रहे हैं, यहाँ शैतान को आने की क्या ज़रूरत है, यहाँ सांपों को आने की क्या ज़रूरत है। सर हम ज़हनी तशद्दुद भी तो बहुत देते हैं बेटियों की। आप देख रहे हैं सिचुएशंस, अभी आजकल के दौर में तो बहुत ही नए नए किस्म के मर्द पाए जाते हैं। बेटियों की जब शादी की जा रही है तो हमें क्या पता, हम देख रहे हैं कि ठीक है माँ बाप कैसे हैं, लोग कैसे हैं, उसके घर वाले कैसे हैं, उठना बैठना कैसा है, लड़का कैसा है, मगर फिर भी अब ट्रेंड ऐसा आ गया कि शादी कर दो, लड़का अगर अलग रह रहा है ठीक है तो अपने दोस्त यारों को भी घर में बुलाएगा, शीशे की दावत भी रखेगा, पीना पिलाना भी करेगा, नशे तमाशे भी कोई वीकेंड में चलाएगा, तो बीवी को अंदर भी बुलाएगा कमरे में जहाँ पे भी बैठक करेगा, लाउंज में इधर उधर, वहाँ पे उससे खाने भी पकवाएगा, ठीक है, खाने भी खिलवाएगा, साथ खड़ा भी करवाएगा, साथ बिठाएगा भी, की तरह पेश करेगा, शो पीस की तरह, मतलब बेगम को दिखाएगा। अच्छा, और साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए यहाँ 4 दोस्त बैठे होंगे तो कंधे पे हाथ डाल के तो उसको बिल्कुल पास ला के तो उसको ऐसे टच करके या उसको किस करके तो अपनी मोहब्बत का इजहार। अब वो ये आपकी प्राइवेट लाइफ है, आपने उसको छूना है, आपने उसको टच करना है, आपने उसके थाइस पे हाथ रखना है, आपने कुछ भी करना है, उसका हाथ में हाथ पकड़ के बैठना है, उसको गले में कंधे पे हाथ डाल, आप जाके अपने कमरे में भी कर सकते हैं। वाई इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपने दोस्तों को 4 दोस्तों को बुलाएं और अपनी औरत को इस तरीके से अपने साथ पेश करके इस तरह दिखाएं। तो ये कोई ट्रेंडिंग है, ये कोई प्यार है, ये क्या है, ये किस किस्म की चीज़ें। मेरी बहुत सी दोस्तें हैं जो इस पेन का शिकार है। मुझे नहीं लगता आज तक कभी भी माशरे में इस बारे में बात हुई है, इस बारे में कोई किसी ने सवाल उठाया। मैं आपके सामने सवाल उठाती हूँ कि मुझे बताएं ये सोच किसने दी है, ये ट्रेंड कौन लाया है घर में पार्टीज़ जीटीज़ रखना, उन बेटियों को जिनके माँ बाप अपने साथ लेके जाते थे शॉपिंग के लिए, भाई कॉलेज ड्रॉप करके आता था, या अगर इंडिपेंडेंट बच्चियों को बनाया भी तो एक नज़र में रखते थे कि बेटा पहुंच गई हो, कॉल करके पूछा, बैंक पहुंच गई, ऑफिस पहुंच गई, तरीका होता है। वो अपने जिस लड़के के साथ ब्याह के भेजा है वो लड़का उसकी ऐसी नुमाइश करे अपने दोस्तों यारों में और उसके घर में शराबें चल रही हैं, नशे चल रहे हैं। इसलिए कि उस खातून को एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक भैंस, एक गाय की तरह ट्रीट किया जा रहा है ना। जैसे हम बुलाते हैं कोई उस हाथ में पकड़ के रोटी, हम कहते हैं इधर आओ, तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। इसको हम इमोशनल वायलेंस कहते हैं। अच्छा। ये हैजानी एक तशद्दुद है, ये एक जिनसी तशद्दुद है, ये एक ज़हनी तशद्दुद है। सोशलाइजिंग का नाम दे रहे हैं ना, इस नाम को सोशलाइजिंग जो कहा जाता है कि अगर होगी तो काम बढ़ेगा, होगी तो स्टेटस बढ़ेगा, और मर्द ने काम करना, मर्द को सोशलाइजिंग की तो ज़रूरत है। अच्छा, बीवियों को लेके भी जाया जा रहा है, पार्टीज़ की जीनत भी बनाया जा रहा है, उनको कहा भी जा रहा है कि भाई थोड़े से कपड़े ऐसे पहनो, स्टाइलिश बनो, जाओ जाके सैलून से तैयार हो, ठीक है। उसकी ज़रूरत है बाकी चीज़ों में पूरी नहीं करनी, मगर उसको कहीं लेके जाने में, नुमाइश बनाने में, सोशलाइजिंग का हिस्सा बनाने में, जहाँ पे आपको 4 कॉन्टैक्ट मिलेंगे तो बीवी को रपेड़ा जा रहा है। वो जस्टिस कियानी ने अपनी किताब में बड़ी खूबसूरत जुमला लिखा। उसने कहा औरत अगर कोठे पे नाचे तो तवाइफ कहलाती है, कोठी पे नाचे तो कल्चर कहलाती है। जब आप सोशलाइजेशन को कल्चर का नाम दे देंगे
तो फिर यही दिन हो गए जो आपने अभी मेरे सामने रखी हैं सारी बातें। आप उस औरत को शो पीस बना देंगे, कम्युनिटी बनाकर पेश करेंगे, उसको अपनी तरक्की का जीना बनाकर लोगों के सामने पेश करेंगे, आप लोगों की आंखों की ठंडक बनाने के लिए उसको पेश करेंगे, तो फिर वो आपकी इज़्ज़त तो नहीं रहेगी, फिर वो आपका वक़ार तो नहीं रह गया, फिर वो आपका तक़द्दुस तो नहीं रह गया। सना खान तक़दीस से मशरक़ कहाँ हैं? सना खान तक़दीस से मशरक़ को लाओ, ये गलियाँ, ये कूचे, ये बाज़ार दिखाओ। मिलें इसलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसें। माली ने चमन को इसलिए अपने खून से सींचा था कि उसकी अपनी नज़रें बहार को तरसें। सना खान तक़दीस से मशरक़ कहाँ हैं? वो लोग कहाँ गए जो कहा करते थे कि बड़ी तक़द्दस है इस औरत में, बड़ी इज़्ज़त है इस औरत में, बड़ा वक़ार है, यहाँ से नस्ल परवान चढ़ती है, माँ की गोद पहली यूनिवर्सिटी है। कहाँ गई वो यूनिवर्सिटी? आज उस यूनिवर्सिटी को आपने बाज़ार की ज़ीनत बना दिया, आज आपने दोस्तों की महफ़िल की ज़ीनत बना दिया, आज आपने शराब खानों की ज़ीनत बना दिया, आपने ख़ुद उठाकर सोशलाइजेशन और कल्चर के नाम के ऊपर उस औरत का इस्तेहसाल करना शुरू कर दिया आज आपने। फिर वो जो नस्ल पैदा करेगी वो कैसी नस्ल पैदा करेगी आपके? एक नया ट्रेंड जो चला, ऑनलाइन वायलेंस भी है, उस पर भी बात करें। ऑनलाइन वायलेंस, अभी कल मैं एक एक्ट्रेस की बात सुन रहा था, उसने कहा मुझे ऑनलाइन धमकियां मिल रही हैं। बहुत बड़ी हमारी एक्ट्रेस है सना। अच्छा। मैंने उनका पूरा कल सुना और मुझे आंखों में आंसू आ गए उसको देख के। सना जो फिल्म स्टार है हमारी, अच्छा, उनका क्या? उसका पूरे का पूरा कल आपने शायद देखा नहीं, रात उन्होंने अपनी एक वीडियो की है उसके ऊपर टिकटॉक पे। उन्होंने कहा कि मुझे ऑनलाइन मुझे और मेरे दोनों बच्चों को मारने की धमकियां मिली। शी वाज क्राइंग, रो रही थी वो सना। कौन दे रहा था? उसने कहा जी कि मुझे शक है कि मेरा साहब का हस्बैंड उसका वालिद दे रहा है। अच्छा। इसी तरह से आपने नरगिस के साथ देखा क्या हुआ है। मुझे आप बताइए कि ये जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं, ये जो हमारे लोग काम करने वाले फ़नकार लोग हैं, ये तो मुआशरे का अजीम सरमाया होते हैं। ये आपको एक अच्छी साफ सी तफरीह दे रहे होते हैं, काम कर रहे हैं अपना। आपको उससे इख्तलाफ हो सकता है, आप ना देखें उसको। किसने कहा है कि आपने जाकर थिएटर में देख? लेकिन ये हक़ आपने किसने दिया कि ऑनलाइन आप उनको थ्रेट करें, आप उनको कॉल्स करें, आप उनको ऑनलाइन ये जो आपकी वीडियो के ऊपर हरासा करने वाले जुमले लिखे जाते हैं, ये जो आपको इस्लाम सिखाया जाता है, जो आपके ऊपर इस्लाम थोपने की कोशिश की जा रही होती है, वो फ़िज़ा हो या कोई भी और हो, या मेरी वाइफ हो या मेरी बेटी हो। एक साहब मुझे कल कहते हैं, सुना आपकी बेटी ने मॉडलिंग शुरू कर दी। बड़ा दुख हुआ मुझे देखकर। अब मुझे आप बताइए, उसको पता भी नहीं मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, उसको ये भी नहीं पता मेरी बेटी क्या करे। उसने मॉडलिंग के लफ्ज के साथ अपनी ज़हनी गंदगी को अटैच किया और उसने मेरी बेटी के बारे में जुमला बोलना शुरू कर दिया। ये जो उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर और जो ऑनलाइन ऊपर हरासा किया जाता, तशद्दुद किया जाता, वो भी तो एक तशद्दुद है ना, तशद्दुद और ज़हनी तशद्दुद है। मैं इस पे मज़ीद एलैबोरेट करूँगी बात, और आप हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, आज आपको ये भी सिखाएंगे कि भाई इस चीज़ की रोकथाम कैसे की जा सकती है, हमने किस तरीके से इन सिचुएशंस पे काबू पाना है कि हमारे घर का मर्द जो है वो औरत की इज्जत करे, ना कि तशद्दुद। वेलकम बैक। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, जो तशद्दुद गुजारने वाली ख़वातीन होती हैं, उनके अंदर क्या ख़ुदकुशी करने का रुझान बढ़ जाता है? दे वांट टू सुसाइड और स्टफ? बहुत ज़बरदस्त बात आपने की। देखिए, जब आप किसी शख्स की खुदी को, किसी शख्स की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को रौंद डालेंगे, जब मैं आपकी ज़ात को, आपके वजूद को तस्लीम करने से इनकार कर दूंगा, उसका मतलब है कि मैंने आपकी ज़िंदगी में से रूह निकाल के फेंक दी, कहीं कल्ब निकाल कर फेंक दिया। अब एक कलबूत की तरह आप घूम रही हैं सोसाइटी में, उस घर में। तो ऐसी ज़िंदगी में कोई औरत कैसे तरजीह देगी ज़िंदा रहना? वो तो मौत को ही तरजीह देगी उसमें। जिन लोगों पे उम्मीद है, फ़िज़ा, जो अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि हल क्या, सोल्यूशन, जिन लोगों पे उम्मीद है, हमें कौन लोग हैं जिन पे उम्मीद है? हैवानी जबिलत को ख़त्म करने में दुनिया में 3 तरीके आए हैं। पहला तरीका है मज़हब, वो हमें सिखाता है जन्नत दोज़ख का तसव्वुर, वो हमें बताता है सवाब गुनाह का तसव्वुर, अच्छाई बुराई का तसव्वुर। दूसरा तरीका क्या होता है? मज़हब के बाद हमारे पास सबसे बड़ा तरीका होता है कि हमारी कानून इतना सख्त हो कि मुझे और आपको डर हो, अगर मैं गलत काम करूंगा तो कानून के शिकंजे में आ जाऊंगा। सर, वेस्ट में तो ऐसे ही है, पाकिस्तान में जैसे बात की। तीसरा होता है इंसान दोस्ती, वो मुआशरे जो मजहब और कानून पे नहीं चलते, इंसान दोस्ती पे चलते हैं। अब सुनिए दुख क्या है मेरा, जिसकी मैंने बात की। जब हमारे मजहबी रहनुमा मुनाफिक बन जाएं, जब हमारे सियासी लीडर करप्ट बन जाएं, जब लोगों के ज़मीर मुर्दा हो जाएं, तो दिल पत्थर हो जाते हैं। जब दिल पत्थर हो जाएं तो जिन पे उम्मीद थी, फिजा ये जो आवाज़ आज आप उठा रही हैं औरतों पे तशद्दुद की, ये पता कहाँ से उठनी चाहिए थी? ये मिंबर से उठनी चाहिए थी। अरे वाह। हर जुमे को मौलवी आधे घंटे का खुतबा देते, उसके ऊपर कितने खुतबे दिए मौलवी ने? इसकी आवाज़
स्कूल से उठनी चाहिए थी, इसकी आवाज़ कॉलेज यूनिवर्सिटी से उठनी चाहिए थी, इसकी आवाज़ पॉलिटिशियंस में उठनी चाहिए थी। कितने सियासतदान आए हैं मीडिया में जिन्होंने आकर कहा कि जितनी औरतों पर तशद्दुद हुआ मेरी बहन है, मेरी बेटी है। कितने लोग उनके घर जाकर सर पे हाथ रख के कहा, बेटी तेरे साथ जब तक जुल्म करने वाले को मैं कटहरे में ले आऊंगा, मैं अपनी सीट पर जाकर नहीं बैठूंगा। किधर गए वो लोग जो कहते थे जब तक एक बेटी भी, हज्जाज बिन यूसुफ ने वहां बैठकर कहा, एक बेटी भी मेरी जब तक दीबल के सहल पर कैद है मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। किधर गए वो लोग जो कहते थे कि अगर एक बकरी का बच्चा भी भूखा मर गया तो मुझसे पूछा जाएगा। मुझे उन पे जिन पे उम्मीद थी, ये मीडिया पे तो मुझे उम्मीद नहीं थी। ये तो आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं कि अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं और बता रही हैं कि कैसे रोकना है, कैसे उसकी रोकथाम करनी है। मैं खुद बहुत छोटी थी, ठीक है ना, मैं खुद बच्ची थी। मैंने अपने घर में ये माहौल देखा है, तशद्दुद वाला सीन मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने आंख खोली है तो देखा है। मैंने अपनी अम्मी को इसी तरह देखा है कि वो तशद्दुद का शिकार रही हैं। बेपरवाह उस औरत ने फिर भी अपने घर को संभालना, जैसे हर औरत अपना घर बसाने की कोशिश करती है, अपना घर संभालने की कोशिश करती है। कोई औरत, मुझे नहीं लगता, अगर मैं बात करूँ ना तवाइफ की भी, तो कोई तवाइफ भी अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती। ये मैंने बिल्कुल सीरियस बात बोली है, इसमें कोई मुझे कुछ भी कहे, आई डोंट केयर। मगर मैं आपको बताऊँ, उन बच्चों के ऊपर बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, जो छोटे बच्चे हैं ना, जो तशद्दुद देखते हैं माँ बाप, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उनसे देखा नहीं जाता, और उनके जहनी हालात उस वक्त क्या होते हैं और बाद में क्या होते हैं, इस पर ज़रूर बात कीजिए। क्योंकि तशद्दुद तो देख लिया बच्चे ने, माँ बाप पे जो होना था हो गया, बीत गई। औरत अपना दुख, रोना, तकलीफ़, चोट जो भी है वो सब कुछ सह जाएगी। वो जो बच्चे ज़ख्म लेके बैठ गए हैं उसको कैसे भरा जाएगा, उसको कैसे हील किया जाएगा? आज के माशरे में भी रख के बताइएगा ये सिचुएशन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी आपकी बात से देखें आप कि आपने जो अपनी ज़ाती मिसाल दी, जो कि यूजुअली हम मीडिया पे नहीं देते और अपने आप को छुपा लेते हैं। आपका बड़ापन है कि आपने एक बहुत अच्छे अंदाज में एक बात पहुंचा दी लोगों तक, अपना ज़ाती तजर्बा। देखिए, एक दिन आप बता रही थी कि आपकी वालदा साहब बस दुनिया में नहीं है, वो चली गई हैं, जैसा भी उनके साथ जो भी सलूक आपने बताया। लेकिन वो तशद्दुद जो आपने देखा वो आज भी आपकी ज़िंदगी में, आज भी आपके कंधों पर बोझ बन के बैठा हुआ है। मंतकी तौर पर दो अंजाम होते हैं जब ऐसे बच्चे इस तरह की सूरत हाल से गुजरते हैं। एक तो ये होता है कि ख़ुद तशद्दुद करने वाले बन जाते हैं। दूसरा जो आपकी शक्ल में है कि वो इस पर बात करते हैं। इसको हम कहते हैं आओ बात करें। आज एक मूवमेंट शुरू करते हैं फ़िज़ा आपकी मदद से, आओ बात शुरू करें। तमाम मीडिया को दावत देते हैं हम कि आज हमारे प्रोग्राम की वसातत से प्लीज़ इस मौजू पर बात शुरू कीजिए, कम्युनिकेट करना शुरू कीजिए। प्लीज़ प्यार की, मोहब्बत की बात फैलाने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ घरों में ट्रेनिंग दीजिए कि जो बच्चों के सामने आप अपनी बहन पर, अपनी बेटी पर, अपनी बीवी पर तशद्दुद करते हैं, ये यहाँ बात ख़त्म नहीं हो जानी। ये तशद्दुद आपके बच्चों के अंदर पूरी ज़िंदगी, और फिर उनके बच्चों के अंदर उनके ज़रिए से पूरी ज़िंदगी, और फिर नस्लों में चलना है ये तशद्दुद। ये ज़हनी तशद्दुद, ये जिस्मानी तशद्दुद, ये मुआशी तशद्दुद, ये हैजानी तशद्दुद, ये ऑनलाइन तशद्दुद, ये सारे तशद्दुद मिलकर एक ऐसी नस्ल को जन्म देंगे जो सिर्फ तशद्दुद करना जानती होगी, तशद्दुद सहना जानती होगी। इनके अंदर कोई एक ब्रेक के बाद हम इस मज़ीद टॉपिक को एलैबोरेट करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हम औरत के ऊपर तशद्दुद क्यों होता है उस पर बात करें और इसके कुछ सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। सर, हमने ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद होता है उसके ऊपर तो बात की, उसकी वजूहात के ऊपर भी बात की। मैं जा रही थी कि हम ये जो तशद्दुद है इसको कैसे रोक सकते हैं, इस पर कैसे काबू पा सकते हैं। आज के दौर में हम अपने ये जो मर्द हज़रात हैं इनको कैसे समझा सकते हैं। फ़ाइनल इसकी जो वर्डिंग है वो आप प्लीज़ वन गो में एलैबोरेट करें ताकि देखने वालों को समझ आए कि अब इसके ऊपर हमने किस तरीके से काबू पाना है। हाँ, एक हम साइकोलॉजी में इमेजरी थेरेपी कहते हैं। जब भी आप अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी वाइफ के ऊपर तशद्दुद करने लगें तो जहन में सबसे पहले अपनी माँ का ख्याल लाइए कि इसकी जगह अगर आपकी माँ होती तो आप क्या करते। और वो लोग जो माँओं पर तशद्दुद करते हैं वो जब भी अपनी माँ पर हाथ उठाने लगें या उसके ऊपर कोई बात करने लगें अब्यूसिव, तो ज़रा जहन में ख्याल लाइए कि ख़ातमुन नबिय्यीन अपनी वालदा साहबा का जिक्र कैसे किया करते थे। प्लीज़ यहाँ एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके सोचिए, इमेजरी थेरेपी में जाइए और अपने माइंड को कूल कीजिए। औरत को कम्युनिटी समझना छोड़ दीजिए, उसे ज़िंदा इंसान समझिए। उसे कंट्रोल करने का ये तरीका नहीं है। सबसे खूबसूरत तरीका औरत को कंट्रोल करने का आपकी मोहब्बत है, आपकी शफ़क़त है,
आपकी रहमदिली है, आपका माफ़ कर देना, आपका दरगुजर करना है, आपका सब्र करना है, आपका बर्दाश्त करना है। अपने अंदर बर्दाश्त और सब्र लाइए। तीसरी बात यह है, जैसे मैंने कहा कि रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। अपने एटीट्यूड के अंदर तब्दीली पैदा कीजिए, अपनी शख्सियत के अंदर, अपने टेम्परामेंट के अंदर तब्दीली पैदा कीजिए। सोचिए कल आपकी बेटी को अगर उसका हस्बैंड मारे तो आपको कैसा फ़ील होगा। आज आप अपनी बीवी को मार रहे हैं, कल अगर आपकी बेटी को कोई मारेगा आपको कैसा फ़ील होगा। फिर जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, इसे टैबूज़ ना बनाइए। जैसे आपने अभी कहा कि हमने पाबंदियां लगाई, हम बात नहीं करते, प्लीज़ इस पर बात कीजिए। बात करके भी तो तशद्दुद का अगर निशाना बनाए, लफ्ज़ी तशद्दुद, मतलब हाथ ना उठाए मगर लफ्ज़न उसको लथाड़ के रख दे, तो ये भी तो ज़हनी अब्यूज़िव एंड एवरीथिंग, ये भी तो तशद्दुद है ना ज़हनी। इस पे कैसे उनको कंट्रोल करना है? इस सिचुएशन मैं तो कहता हूँ किसी को ऐसे घूर के देखना भी तशद्दुद है। घूर के देखना, किसी गुस्से से दूसरा के गलत नज़र से देखना भी तशद्दुद है। उस पर, उस औरत पर तशद्दुद है। ये भी आप कर रहे हैं, किसने आपको ये राइट दिया है? उसके लिए जैसे मैंने अभी कहा कि उसके लिए मेंबर को आवाज़ उठानी है, उस्ताद को आवाज़ उठानी है, उसमें सिलेबस बदलना है, सिलेबस तब्दील करना है। उसके लिए हमें अपने असातिज़ा को, हमें अपने बच्चों को, हमें अपने मजहबी रहनुमाओं को, हमें अपने स्कूलों को, हमें अपने कॉलेजों को, हमें अपनी यूनिवर्सिटियों को, हमारे फंक्शंस को, हमें अपने प्रोग्राम्स को, जो टीवी के प्रोग्राम है, जो मीडिया है हमारा, हम सबको रोल अदा करना है। हमारे पॉलिटिशियन को, जैसे मैंने कहा, उनको रोल अदा करना है, रोल मॉडल बन के सामने आना है। फिर जो आप जैसी शख्सियात हैं, आपका एक बड़ा नाम है, आप जैसे जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जो क्रिकेटर हैं, जो बड़े हीरोज़ हैं हमारे, उनको सामने आना चाहिए, सबको मिसाल बनना चाहिए। उनको चाहिए अपनी वालदा की, जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा तीसरा चौथा प्रोग्राम है जिसमें आपने अपनी अम्मी का जिक्र किया। क्यों नहीं रोल मॉडल हमारे जिक्र करते अपनी माँ का, अपनी बेटी का? क्यों फ़िज़ा ही सिर्फ अपनी बेटी का जिक्र करती है? क्या बाकियों के घर बेटियाँ नहीं हैं? जब आप ये जिक्र करेंगे तो लोग सुनेंगे हमारे रोल मॉडल अपनी बेटी की इज़्ज़त करते हैं, अपनी माँ की इज़्ज़त करते हैं, अपनी बीवी की इज़्ज़त करते हैं, आम औरत की इज़्ज़त करते हैं। रोल मॉडल्स को सामने आना पड़ेगा, उनको अपना ऐसा रंग, ऐसा रूप दिखाना पड़ेगा सोसाइटी को कि सोसाइटी जहाँ नेगेटिव चीज़ों में आपसे अट्रैक्शन लेती है, वहाँ पॉजिटिव चीज़ों में भी आपसे अट्रैक्शन ले। फिर हमें तमाम तर सोसाइटी के अंदर एक मूवमेंट चलानी पड़ेगी। हमारी जितनी NGOs हैं, जितने हमारे महकमे हैं, जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, जितने हमारे इन्फ्लुएंशियल हैं, जितने हमारे टिकटॉकर्स हैं, जितने हमारे फेसबुकर हैं, जितने हमारे ट्विटर वाले हैं, उन सब को मिलकर इसके ऊपर कम से कम 1 महीने में 1 से 2 वीडियो ज़रूर लॉन्च करनी चाहिए ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो। देखिए, सोसाइटी जब इस तरह से नेगेटिव होती है ना, तो फिर उसको ठीक करने का काम भी सोसाइटी के लोग अदा करते हैं। वहीं से निकलना, क्योंकि बाहर से मसीहा ने नहीं आना आके ठीक करना, हमने ही ठीक करना है, क्योंकि ख़राब हमने की है। तो जब ख़राब हमने की है तो ठीक करने की जिम्मेदारी भी, और उसका पहला आगाज़ ये है, जो बारिश का कतरा, कि आप इस प्रोग्राम में ये बात कर रही हैं जिसको शजरे ममनुआ करार दे दिया गया हमने। ये मैं हैरत होती है जब कोई कहता है ये औरत पर शायद घर की बात है उनकी। ये घर की बात नहीं है, प्लीज़ इसे घर की बात मत समझिए। मैं हैरान होता हूं जब मेरी फैमिली में खवातीन को कहा जाता है तू अपने खामद को गुस्सा ना दुआ। गुस्सा सिर्फ खामद को आता है जी, गुस्सा बीवी को नहीं आता, बेटी को नहीं आता। क्या उनका कोई राइट नहीं गुस्सा करने का? सारा गुस्सा करने का राइट उसका है, सिर्फ इस वजह से कि वो बाहर जाकर रिज़्क कमा के लाता है। जो लड़कियां, जो औरतें आपकी तरह काम करती हैं, फिर वो अपने हस्बैंड पर गुस्सा करना शुरू कर दें कि क्योंकि रिज़्क मैं लाती हूं लिहाजा मैं गुस्सा करूंगी तुम पर। देखिए, रिज़्क अल्लाह देता है। वो अल्लाह अपने बारे में कहता है मैं रहमान भी हूँ, रहीम भी हूँ। रिज़्क देने वाला तो रहमान और रहीम होता है। तुम कौन से रिज़्क देने वाले हो अपनी बीवी को जो जुल्म करते हो, तशद्दुद करते हो? बस इतना ही सोच लो तुम। थैंक यू काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू जो कि आज डिस्कस किया, मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी हद तक रहनुमाई हुई होगी। खुदा के वास्ते अपनी बीवियों का एहतराम करें, अपनी बहनों की इज़्ज़त करें, अपने माओं के साथ अच्छा सलूक करें, और जितने भी माशरे में कोई भी औरत अगर आपको लगता है वो जुल्म और तशद्दुद का शिकार है, आवाज़ उठाएं, कदम उठाएं, बोलें, मदद करें, हेल्प करें। आज आप किसी की मदद करेंगे, कल को आपकी अपनी बेटी की, अपनी बहन की और अपनी माँ की कोई मदद करेगा, अल्लाह मदद करेगा। मगर यह है कि इन सिचुएशन से ना अपने घर वालों को भी दूर रखें और बाकियों को भी। आखिर में मैं यही कहूँगी कि बस इस तशद्दुद से हमने अपनी जान छुड़ानी है। आज जो जो चीज़ें हमें काशिफ साहब ने यहाँ पर बताई हैं, जो जो टिप्स हमें बताई हैं, अगर हम इसको फॉलो करें, हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, अपनी ज़बान, ये जो लल्लो है इसके ऊपर काबू रखें, अपने हाथ पे काबू रखें। आपसे मुलाकात करूँगी मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।